सबसे पहले सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल किम डॉक्टर एबी में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक है क्लास 10 सीबीएसई केमिस्ट्री का, या फिर आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो उनके लिए भी ये काम का है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन इस चैप्टर से लिया गया टॉपिक है। और टॉपिक जो है हमारा आज का डिस्कस करने वाला, ठीक है, वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले जैसे कि हमने इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कैसे है, मतलब क्या है एक्चुअल में। ठीक है, देखिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था डोबेरिनियर्स ट्रायड के बारे में। एक्चुअली ये जो साइंटिस्ट जिनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एक्चुअली क्या बताया इन्होंने बताया जितने भी एलिमेंट जैसे जैसे डिस्कवर होते गए, ठीक है, सो उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, उनको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं उसके बारे में बताया, ठीक है, उनके अरेंजमेंट के बारे में बताया। ठीक है, सो डोबेरिनियर की अगर हम बात करें तो उसने क्या किया, जितने एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर हो चुके थे यानी 1829 में, ठीक है, तो उस टाइम उसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको उनके एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। और जिस तरह से उसने अरेंजमेंट किया तो वहां पर क्या मिला, वहां पे मिला डोबेर, मतलब जिस तरह से अरेंजमेंट किया तो उसने देखा कि हर एक कॉलम में क्या है, 3 एलिमेंट्स है। कितने हैं, 3 एलिमेंट्स, मतलब जिसको उसने बोला डोबेरिनर्स ट्रायल। क्या बोला उसको, डोबेरिनर्स ट्रायल। और उसका स्टेटमेंट ये था कि जो मिडल वाला एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी मिडल वाला एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो कि ये एक डोबेरिनियर ट्रायड है। ठीक है, तो उसने बोला कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है ये किसके इक्वल रहेगा, सोडियम का जो एटॉमिक मास है इट इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, यानी एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। ठीक है, मतलब लिथियम का एटॉमिक मास प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम लोग अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, सो जो भी आंसर आपका आएगा दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट दैट इज सोडियम। ठीक है, सो ये उसका कहना था और उसने इस बेसिस पे, ठीक है, जितने भी उसके पास ट्रायड थे, ठीक है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो जो इसका स्टेटमेंट था, ठीक है, वो स्टेटमेंट पूरी तरह से वहां पर ऑबे हुआ। ठीक है, और कुछ रिपीटेशंस भी देखे थे हम लोगों ने कि बहुत सारे एलिमेंट्स के, मतलब जैसे जैसे डिस्कवरी हुई तो बहुत सारे एलिमेंट्स के वो फॉलो नहीं भी हुआ, मतलब उसने ऑबे नहीं किया, वो स्टेटमेंट जो है ऑबे नहीं हुआ। ठीक है, तो वो उसके लिमिटेशंस थे, उसको हमने डिस्कस किया था अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है। ठीक है, जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवरी होते गई वैसे वैसे नए नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्लासिफिकेशन जो है एलिमेंट्स का दिया। ठीक है, अपने अपने तरीके से दिया उन्होंने। ठीक है, बाकी इनका जो बेसिस था, वो बेसिस क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को अरेंज करना है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने इस बेसिस को ध्यान में रखते हुए अरेंजमेंट किया, क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का। ठीक है, अब देखिए ये जो नए हमारे दोस्त हैं, ठीक है, न्यूलैंड्स, ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने 1864 में, ठीक है, 1864 में 1864 में दोस्तों इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर हो चुके थे, जिसकी उनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि 56 एलिमेंट ही मतलब उस टाइम डिस्कवर थे। ठीक है, और उनका मानना था, हम लिमिटेशन में देखेंगे कि 56 से ज्यादा और एलिमेंट नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने कहा था। तो 56 एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया था, अरेंज किया था इन द ऑर्डर ऑफ, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखिए हम पॉइंट समझेंगे मींस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एक्चुअल में है क्या, ये तो हम लोग देखेंगे। लेकिन इस ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हमको यहाँ पर एक्चुअल में सीखने मिलने वाला है। ठीक है, क्या एक्चुअल हम लोग सीखेंगे वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो देखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसने क्या बताया। ठीक है, ये जो हमारे नए दोस्त हैं, ठीक है, इसके पहले जो पहले वाले दोस्त थे डोबेरिनियर, उनसे तो हमारी मुलाकात हो गई, उनके बारे में हमने जान लिया। अब हम नए दोस्त के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जैसे कि इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, जैसे कि आप ये सामने टेबल देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, सो उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स थे उसका इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि जैसे अगर मान के चलो हमने फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट किया, कि फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया, तो फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो 8th नंबर का एलिमेंट आएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम है, मतलब सिमिलर है एज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, मतलब उनका कहना ये था कि प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, फर्स्ट की जैसी प्रॉपर्टी है वैसे ही 8th वाला शो कर रहा है, उसी तरह से फिर से 8th वाले को पकड़ोगे और वहां से काउंट करोगे तो 8th में ये आएगा, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट भी कुछ इसी तरह से बना दोस्तों। कैसा बना इनका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। किसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम लोग, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। तो हम लोग लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है हमको स्टेटमेंट आना चाहिए। ठीक है, जब भी हम अगर क्वेश्चन भी पूछा गया तो हमें स्टेटमेंट अच्छे से लिखते आना चाहिए। ठीक है, सो न्यूलैंड अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स,
ठीक है। क्या है इसका स्टेटमेंट? इसका स्टेटमेंट देखिए, ध्यान में रखिए, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हमको कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले हम अपनी देसी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, है ना। एक बार समझ में आ गया तो पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ेगा अपने को, ठीक है। सो देखिए समझ लेते हैं। इनका कहना ये था कि जितने भी आपके एलिमेंट्स है उस टाइम में, ठीक है, उनको उसने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में क्या किया, अरेंज किया, ठीक है, क्या किया, अरेंज किया। और उसने ये बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एट्थ एलिमेंट, यानी आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, रिपीट हो रही है एज अ फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी की जैसे वो प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, शो कर रहा है, एट्थ एलिमेंट, यानी रिपीट हो रही है, ठीक है। सो यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे, कैसा लिखेंगे स्टेटमेंट, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the order of increasing order of, when the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हम पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट्स यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकते हैं, ठीक है, मैं भी उन लोगों को उनको सॉल्व करूंगा डेफिनेटली, ठीक है। एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। सो इन द ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है, जब उनको अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, क्या हुआ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट, ठीक है, एट्थ एलिमेंट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग एलिमेंट, ठीक है, जिस एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं वहां से फिर जो 8 नंबर पे एलिमेंट आ रहा है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट आर ए रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ the first element, ये इनका कहना था, ठीक है। बहुत सिंपल सी है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप बस आखिरी तक के देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पूरा एक बार समझ में आ गया तो मजा भी आ जाएगा पढ़ने में दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये इसका स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट अच्छे से लर्न कर लेगा, ठीक है। लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी बात अपने को इंग्लिश आना चाहिए और अपने को अपनी देसी लैंग्वेज में पहले समझ लेना है, तो लिखते भी आ जाएगा अपने को, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब जैसे कि ना हम लोग देखिए क्या है हमारा टॉपिक, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऐसा हम इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको ये नाम क्यों पड़ा, ये नाम कैसे पड़ा, ठीक है, नेम, ठीक है, ये नाम कैसे पड़ा दोस्तों, ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। अब ऑक्टेव्स, ठीक है, जैसे कि हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कैसा रहता है, आपने सुना होगा सा रे गा मा पा दा नी सा, है, सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या रहते हैं उनके, ठीक है, सा रे गा मा पा दा नी सा, इस तरह से वहां पर रहता है, ठीक है। म्यूजिकल नोट्स उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो देखो सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है, सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो देखिए अब यहां देख सकते हैं कि ये है हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, और एट्थ में क्या हो रहा है, एट्थ में फर्स्ट जैसा जो आपका साथ था वो फिर से क्या हो रहा है, एट्थ में रिपीट हो रहा है ना। तो जैसे कि देखिए आप देख सकते हैं म्यूजिकल नोट्स जो है, ठीक है, फर्स्ट जो है वो एट्थ में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नाम दिया गया, जैसे कि 8 नोट्स है तो यहाँ पर नाम दिया गया इसके लॉ को कि दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे रिपीट हो रहा है फर्स्ट, ठीक है, एट्थ में रिपीट हो रहा है, उसी तरह से इसके अकॉर्डिंग क्या था कि फर्स्ट की जो प्रॉपर्टी है वो एट्थ में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी एट्थ वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग या फिर हम कह सकते हैं इस कंसेप्ट के आधार पर ही क्या हुआ, इसके लॉ को ये नाम दिया गया, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत कोई हार्ड चीज नहीं है इसमें, ठीक है। ये इसके बारे में था। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नोबल या फिर मैं कह सकता हूँ कि इनर्ट गैस के बारे में नहीं दिया गया है, यानी कि नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैस यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। क्योंकि मेंशन करेंगे क्यों, क्योंकि उस टाइम जो है मतलब 1864 में क्या है कि जो नोबल गैसेस है, ठीक है, वो डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो डिस्कवरी नहीं होने के कारण, ठीक है, नोबल गैसेस को उसने क्या नहीं किया, उसने वहां पर इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं किया, सीधी है साफ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग
ठीक है। नोबल गैसेस में कौन सा आ जाता है, हीलियम आ जाता है, नियॉन आ जाता है, ठीक है, ऑर्गन आ जाता है, बहुत सारा है ना, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल गैसेस होती है ना, बहुत ज्यादा स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कैसे बता सकते हो आप, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्योंकि उसका ऑक्टेट और डुप्लेट दोनों कंप्लीट होता है, ठीक है। सो ये कुछ चीजें जो अगर बीच में आ जाती है तो उनको भी हम लोग साथ साथ क्लियर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब इसने जो अपना स्टेटमेंट दिया, अब उस स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, एकदम डिटेल में फोकस करते हैं, मतलब जो कांसेप्ट है आपका वो एकदम सही हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब सारा कोई अगर अपने को रात को भी उठा के पूछना 2 बजे तो अपने बता देना चाहिए कि अरे यार ये ऐसा है, न्यूलाइट ऑफ ऑक्टेव मतलब ये ऐसा है, मतलब अगर अरेंज जब जितने भी एलिमेंट्स है उनको अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है एज अ फर्स्ट, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, कभी भी टेंशन लेनी नहीं पड़ा, बिंदास पढ़नी है, ठीक है, बिंदास पढ़ोगे तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग, क्या था इसके कहने का वर्डिंग, मैं आपको देखो मैं ऐसे ऐसे आपको इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके बेसिस पे आप कभी भूलोगे ही नहीं, और आप किसी को भी बता दोगे कि यार ये ऐसा ऐसा है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिपीट होगी बात करना, ठीक है। सो उसने क्या बताया कि जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट से अगर आप काउंट करते जाते हो, ठीक है, जैसे इसमें ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये 6, ये 7 और ये आपका 8, ये आपका 8, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट था, ये जो 8 नंबर का एलिमेंट आया, तो ये 8 नंबर का जो एलिमेंट है ना, 8वें नंबर का जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है एज अ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, मतलब सॉरी फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो रही है 8th एलिमेंट में, ठीक है, ये उसने बताया, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां से आप स्टार्ट करते हो तो आपको 8 नंबर का कहां से अगर आपने इसको 1 पकड़ा तो 8 नंबर यहां पर आएगा, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो रही है क्लोरीन में, ऐसा इसने बताया, ठीक है। तो देखिए समझ लेते हैं हम इस बात को, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको मैं पकड़ लेता हूं, ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट पकड़ा, ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा, फिर अगर फिर से मैंने इसको 1 पकड़ा तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को हम लोग देखते हैं क्या ये अपनी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्या ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, उसको समझ लेते हैं। देखिए बहुत आसान सी बात है, मैंने पकड़ा लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को, ये 3 एलिमेंट्स को मैंने पकड़ा। अब मैं देखता हूं, और आपको पता है क्यों पकड़ा मैंने, क्योंकि फर्स्ट अगर हम लिथियम पकड़ते हैं तो 8th में सोडियम आ रहा, फिर सोडियम को अगर 1 पकड़ते हैं तो 8th कौन सा आ रहा आपका, पोटेशियम आ रहा, ठीक है। अब बात करते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं या नहीं करते। अगर मैंने आपको बता दिया कि हाँ करते हैं तो आप समझ जाओगे यार ये तो स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस बेसिस पे हम लोग समझा सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए लिथियम जो है, ठीक है, लिथियम जो है, ठीक है, सोडियम है और अपने पास में क्या है, पोटेशियम है, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। चलिए शुरुआत करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है तो हम बोल देंगे कि यार ये जो लॉ है जो इसने बताया वो एकदम पूरी तरह से काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते दोस्तों, देखिए लिथियम, मैं कुछ रिएक्शंस बताऊंगा आपके सामने, मतलब रिएक्शंस बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि यार ये जितने भी एलिमेंट्स है ये सभी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ में सेम टाइप से रिएक्शन कर रहे हैं, सेम तरह के प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि सेम जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। एक देखते हैं हम लोग इसकी रिएक्शन जो है, ठीक है, लिथियम की, सोडियम की और पोटेशी सॉरी वाटर के साथ में, ठीक है। तो जो हमारे पानी है, पानी यानी जल ही जीवन है ना, जिसके बिना जीवन नहीं है, ठीक है, जल है तो कल है, ये मैं बार बार बोलते रहता हूँ, ठीक है। सो लिथियम जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, जब सोडियम वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, और दोस्तों जब पोटेशियम वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, क्या बनता है। देखिए हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रिएक्शन करेंगे ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो ये वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं, यानी बेस सब्सटेंस बनाते हैं, बेसिक सब्सटेंस बनाते हैं, साथ में क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए लिथियम क्या बनाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम क्या बनाएगा मेरे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और पोटेशियम क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो यारा इतना आसान हो गया मेरे यारा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, साथ में क्या निकल गया, तीनों केसेस में H2 गैस, H2 गैस, H2 गैस, तो तीनों में क्या निकल गया भाई मेरे, H2 गैस निकल गया। यहाँ मैं इस तरह से कर देता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगी, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में, ठीक है। तो ये H2 गैस निकल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि तीनों एलिमेंट की जब हमने रिएक्शन कराया वाटर के साथ में, ठीक है, जल के साथ में, पानी के साथ में, तो क्या हुआ, बेस बना है, नहीं देखो हाइड्रोक्साइड बना, इसका भी हाइड्रोक्साइड बना, इसका भी हाइड्रोक्साइड बना, और साथ में देखो H2 गैस निकल रहा है, H2 गैस निकल रहा है, H2 गैस निकल रहा है। मतलब ये जो 3 एलिमेंट्स है ये इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, दे शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी जो प्रॉपर्टी वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसलिए उसने सही बताया कि जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, रिपीट होती है। मतलब 8th एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी आर द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट। तो ये पूरी तरह से यहाँ पर फॉलो हो रहा है दोस्तों। और भी मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिथियम, ठीक है, सोडियम
और पोटेशियम, ठीक है। अगर मैं इनकी रिएक्शन कराता हूँ क्लोरीन से, अगर मैं इनकी रिएक्शन कराता हूँ क्लोरीन से, अगर मैं इनकी रिएक्शन कराता हूँ क्लोरीन से, तो ये क्या प्रोडक्ट देगा, ये क्या प्रोडक्ट देगा, ये प्रोडक्ट देगा। अगर तीनों के तीनों एलिमेंट्स अपने क्लोराइड अगर फॉर्म करते हैं, क्लोराइड फॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनाए, तो हम मान लेंगे, हम सब मान लेंगे कि ये क्या करते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे कि लिथियम जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है, तो ये बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बनाता है ट्वाइस LiCl, ये बनाता है ट्वाइस NaCl, और ये बनाता है ट्वाइस KCl। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बस ध्यान देते रहिए, आखिरी तक देखिए, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो ट्वाइस लिथियम Cl एंड ट्वाइस लिथियम क्लोराइड, ट्वाइस सोडियम क्लोराइड, ट्वाइस पोटेशियम क्लोराइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनके क्या बन रहे हैं, क्लोराइड्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं यहाँ पर, क्लोराइड बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी से क्या होती है, रिपीट हो रही है, ठीक है। फर्स्ट की प्रॉपर्टी 8th में रिपीट हो रही है, 8th की प्रॉपर्टी फिर से हम फर्स्ट अगर पकड़े तो दूसरे जो 8th आएगा, मतलब जैसे कि पोटेशियम, तो ये रिपीट हो रही है, प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉलो हो रहा है। अगर सेम मैं बात करूँ किसके लिए, मैं सेम बात करता हूँ बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के लिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के लिए। चलिए मैं यहाँ बात करता हूँ, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। दोस्तों अगर मैं इनकी बात करूं, ये भी अगर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे भाई, क्लोरीन के साथ में अगर ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करते हैं, ये अपने डाइक्लोराइड फॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं ये अपने डाइक्लोराइड फॉर्म करते हैं। देखिए किस तरह से डाइक्लोराइड ये फॉर्म करते हैं। ये बनाता है बेरियम डाइक्लोराइड, ये बनाता है मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, और ये बनाता है कैल्शियम डाइक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। आपको क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, आपको सिमिलरिटी ये दिखाई दे रही है, मतलब समानता ये दिखाई दे रही है कि कैल्शियम भी 2 क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम भी 2 क्लोरीन एटम के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और बेरिलियम भी 2 क्लोरीन एटम के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो यही तो है रिपीटिशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, यही तो है कि बेरिलियम 2 क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम भी 2 क्लोरीन एटम के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और कैल्शियम भी कर रहा है। और देखो उनके क्या बन रहे हैं, डाइक्लोराइड्स बन रहे हैं, बेरियम डाइक्लोराइड्स, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, कैल्शियम डाइक्लोराइड। तो ये होता है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको इतनी बात, ठीक है। तो बस यही है केस, ठीक है। आप ये देखते हो, हाँ बाकी हम देखेंगे कि क्या ये सभी एलिमेंट्स के लिए लागू हो रहा है या सभी एलिमेंट्स को ये फॉलो कर रहा है ये स्टेटमेंट, ठीक है, या नहीं कर रहा है, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो मैंने आपके सामने इन्फॉर्मेशन इतनी सारी दिया है, ठीक है, इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखा हूँ यहाँ पर, उसको आपको सबसे पहले नोट डाउन करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टोस के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। क्या डिस्कस किया, इसके स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। जिस तरह से इसके एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया वो हमने टेबल देख लिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम शो कर रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम शो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, इतनी सारी जानकारी इसने दिया, ठीक है, तो किन चीजों को बताने में ये असफल हुआ, ठीक है, मतलब ये फेल हो गया, तो जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशंस, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लिमिटेशंस। तो अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस के बारे में, ठीक है। लिमिटेशंस के बारे में मतलब किन चीजों को बताने के लिए वो फेल हो गया, या उसने जो अपना स्टेटमेंट दिया वो पूरी तरह से सभी एलिमेंट्स को अगर लागू नहीं हुआ तो वो भी उसका लिमिटेशन हो जाएगा। तो आगे चल के साइंटिस्ट ने और भी काम किया, ठीक है। तो जो भी उन्होंने इसके जो लिमिटेशंस है ओवरकम किया है ना, मतलब कुछ नई जानकारी दिया, तो वो नई जानकारी के आधार पर इसके कुछ लिमिटेशंस निकले, वही लिमिटेशंस अगर अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए एक बहुत बड़ी बात ये है कि न्यूलैंड्स ने जो अपना लॉ बताया, ठीक है, इसका बड़ी इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिली, ये इंफॉर्मेशन मिली कि अगर हम जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स अगर उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करें, ठीक है, तो ये बताया इसने कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो है बाहर आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल के आया, वो ये कि देयर इज अ रिलेशनशिप, मतलब वहां पर क्या है, एलिमेंट्स के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन the increasing order of atomic mass and, या फिर हम कह सकते हैं कि order of atomic mass and the repetition of the property of elements, repetition of the properties of elements। तो इनके बीच में क्या है, order of atomic mass और repetition of property of elements के बीच में बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। ये बहुत ही जबरदस्त कंक्लूजन सामने आया, ठीक है, इस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टिक्स के थ्रू, और यही इसी को बेसिस मानकर, ठीक है, बाकी आगे के साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, मतलब और भी जो नए एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उसके ऊपर काम किया, ठीक है, और एक जो पीरियोडिक टेबल है उसको और भी आगे बढ़ाते चले गए, ठीक है। तो उसको हम अगली क्लासेस में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसका लिमिटेशंस क्या है।
तो इसका जो फर्स्ट लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी देख जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो सिर्फ कैल्शियम तक के ही ये जो स्टेटमेंट है या इसका जो लॉ है ये पूरी तरह से फॉलो होता है। मतलब कैल्शियम तक के ही क्या हो रहा है कि अगर मैग्नीशियम से पकड़े तो कैल्शियम ये 8th आ रहा है, अगर मैग्नीशियम को अपने 1 पकड़ा तो कैल्शियम कितना आ रहा है 8th, यहाँ तक की ये जो प्रॉपर्टी है जो है रिपीट होती है, ठीक है, रिपीट होती है। अगर हम बात करें कैल्शियम के बाद की या फिर आप एल्यूमिनियम की बात करते हो तो एल्यूमिनियम और क्रोमियम ये बिल्कुल भी अलग अलग प्रॉपर्टी, बिल्कुल ही अलग अलग प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। इसका मतलब कैल्शियम के बाद, ठीक है, यानी कि ये जो है इसका जो लॉ है, ठीक है, ये जो लॉ है ये क्या है, ये अप्लीकेबल है, ये अप्लीकेबल है कहां तक के, सिर्फ अप टू या ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स हम कह सकते हैं अप टू कैल्शियम ओनली, सिर्फ कैल्शियम तक के ही ये जो इसका जो लॉ है ये एप्लीकेबल है, ठीक है। कैल्शियम की बात अगर एलिमेंट्स की हम लोग बात करें तो इसका जो लॉ है वो फॉलो, ये हम ये कह सकते हैं कि एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं हो रही है, प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही जैसे इसने बताया था, ठीक है, ये इसका लिमिटेशन है। सेकंड हम लोग क्या बता सकते हैं, सेकंड हम ये बता सकते हैं कि अब जैसे कि इसने बोला कि इसने एक स्टेटमेंट ये दिया कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही, मतलब उस टाइम इसके टाइम में 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड हो चुके थे, तो 56 एलिमेंट्स ओनली एग्जिस्ट, ठीक। इसके अकॉर्डिंग ये था कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट होते हैं, 56 से ज्यादा एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं होते, लेकिन ये इस बारे में क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि आगे चल के और भी नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, जो कि नए नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया, उनका क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। सो ये भी एक इसका क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। इसने बताया कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये भी एक लिमिटेशन रहा इसका, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ कॉलम्स में क्या होगा, कि ये एक ही स्लॉट में दो उसने एलिमेंट्स को रख दिया, ठीक है, दो एलिमेंट्स को रख दिया, ठीक है, और ऐसे कॉलम में रखा कि जिस कॉलम के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उससे वो मैच नहीं होती। कहने का मतलब ये कि फ्लोरीन, क्लोरीन इनकी प्रॉपर्टी अलग है, इनको हैलोजेंस बोला जाता है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है, जबकि कोबाल्ट और निकेल इनकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है। कहने की बात मैं अगर एक आपको जनरल जानकारी दूं, ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ में सिंगल बॉन्ड बना सकता है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या किसी भी अदर एलिमेंट के साथ में क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। निकेल क्या कर सकता है, निकेल ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, ये निकेल 4 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना सकता है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो इनकी प्रॉपर्टीज है, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये डिफरेंट है, और इनकी जो प्रॉपर्टी है डिफरेंट है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, तो टोटली डिफरेंट है। इसने क्यों ऐसा रखा, ठीक है, वो तो एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज कैसी इनकी डिफरेंट है, ठीक है। इसने एक ही स्लॉट में इसको रख दिया और ऐसे एलिमेंट के स्लॉट में रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, डिफरेंट है, ठीक है। तो उसका थर्ड लिमिटेशन हो गया, मतलब क्या किया, टू एलिमेंट्स इन वन स्लॉट, क्या कर दिया इसने पुट कर दिया, ठीक है, पुट 2 एलिमेंट्स इन वन स्लॉट। कौन कौन से, जैसे कि कोबाल्ट एंड निकेल, ठीक है, और कहां रख दिया, इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स, इन द कॉलम ऑफ, ठीक है, इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स, मतलब ऐसे एलिमेंट्स कॉलम में रख दिया यार कि इनकी प्रॉपर्टी कैसी है एकदम डिफरेंट है, ठीक है, एकदम डिफरेंट है। दूसरी बात, इनकी जो प्रॉपर्टी है, कोबाल्ट और निकेल की जो प्रॉपर्टी है, ये इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है, ठीक है, और ये जो आयरन एलिमेंट है, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स को, कोबाल्ट और निकेल और आयरन को ये बहुत दूर रख दिया इसने। जबकि देखा जाए तो ये जो है कोबाल्ट, निकेल और जो आयरन है, ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, ये सभी मेटल्स है, यानी कोबाल्ट, निकेल और आयरन ये मेटल्स है, जबकि आयरन और कोबाल्ट, निकेल जो कि एक जो कि प्रॉपर्टी जो है एक तरह से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको इसने बहुत दूर रख दिया, ठीक है। तो वो भी एक इसका ये क्या है, लिमिटेशन, ठीक है, वो ये भी इसका क्या है, ये लिमिटेशन है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो आप कि जो हमारा न्यूलैंड है, इसने बहुत सारी चीजों को नहीं बता पाया, ठीक है, जो कि उसके ये क्या निकल क्या है, ये उसके लिमिटेशंस निकल कर आए, ठीक है, ये उसके लिमिटेशंस निकल कर आए। ओके, अब हम बात करते हैं ये कि ठीक है, इतने सारे तो इसकी लिमिटेशंस निकल के आए, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको ये भी यहाँ पर बताना चाहूंगा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि ये जो है, मतलब अगर हम यहाँ पर देखें, क्या लिथियम से लेके सोडियम, पोटेशियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आपने अगर देखा होगा तो आपने एक बात नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये किसके पार्ट है, ये है डोबेनियर ट्रायड, क्या ये डोबेनियर ट्रायड। सिमिलरली बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी क्या है, डोबेनियर ट्रायड। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में
न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या हो रहा है, इसके जो टेबल है जिस तरह से इसने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का, तो वहां पर डोबेरिनर स्टाइल भी क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। डोबेरिनर स्टाइल भी क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। ये आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपके हैं लिमिटेशंस, ठीक है। ये भी आपका लिमिटेशन है, ठीक है। ये भी आपका क्या है यहाँ पर लिमिटेशन है, ठीक है, जो कि किसका है, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का है, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को दिया, ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी, ठीक है, इस क्लास में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में, ठीक है। डोबेनियर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मतलब समझा कि हमने लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ठोकते जाओ यार, लाइक ठोकने में क्या जाता है अपना, ठीक है। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है। टॉपिक अच्छे से समझने को मिले, ठीक है, अपने लैंग्वेज में, अपने देशी लैंग्वेज में, ठीक है। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।